अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। क्लास लास्ट टाइम हमने जो आपको 2 लेक्चर्स आपके साथ शेयर किए थे, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने उनको स्टडी किया होगा। अब मज़ीद हमने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं वो मज़ीद हमने यहाँ डिस्कस करने हैं। रिकमेंडेड बुक्स वही हैं हमारी क्लास जो हमने पहले डिस्कस की थी। कंटेंट्स जो हैं जो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे वो भी साथ हम आपके साथ शेयर करते हैं। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ IAS सेकंड 2 significant definition under IAS second measurement of inventories including cost of inventories, cost of inventories of a service provider and cost formula basic disclosure requirement। ये इंशाल्लाह ताला आज के लेक्चर में हम इन तमाम कंटेंट्स को कवर करेंगे। ओके, IAS सेकंड जो है ये इन्वेंट्रीज रिलेटेड है। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है ये आपको इन्वेंट्रीज के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि इसको आपने पर्टिकुलरली कैसे प्रेजेंट करना है और प्रिपेयर करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो इंट्रोडक्शन इसका ये है कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 replaces International Accounting Standard 2 revised in 1993 and it should be applied for annual period beginning on or after 1st January 2005 and it again revised in 2003 with the main objective of reducing the alternative of the measurement of inventories। तो ये briefly introduction था IAS का कि इसमें basically कब कब ये रिवाइज हुआ, ठीक है, और इसको रिवाइज करने की क्यों ज़रूरत पेश है ताकि मेजरमेंट जो हम कर सकें इन्वेंट्री की उनके और बहुत से अल्टरनेटिव्स जो हैं वो हमने डिराइव किए। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री क्या है। बेसिकली इन्वेंट्री की 3 टाइप्स हैं। एक रॉ मटेरियल है हमारे पास, वर्किंग प्रोसेस है, इसके साथ साथ हमारे पास फिनिश गुड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ भी वो इन्हीं चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं कि इन्वेंट्रीज आर एसेट। बेसिकली ये हमारा बैलेंस शीट का आइटम है, ठीक है, और अगर हम लिक्विडिटी बेसिस के ऊपर इसको राइट डाउन करें तो ये तकरीबन 4th नंबर पे आता है जब हम बैलेंस शीट में चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, 3rd या 4th नंबर पे। तो इन्वेंट्रीज आर एसेट्स हेल्ड फॉर द सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फिनिश गुड के तौर पे, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच सेल रॉ मटेरियल एंड वर्किंग प्रोसेस एंड इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल एंड सप्लाइज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और इन द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज फॉर द स्टोर स्पेयर्स एंड रॉ मटेरियल। अब यहाँ आपने ये माइंड में रखना है कि इन्वेंट्रीज के अंदर आपने कभी भी मशीनरी को इंक्लूड नहीं करना। मशीनरी बेसिकली हमारा फिक्स एसेट है, एसेट तो है लेकिन फिक्स एसेट है, लिहाजा हम इन्वेंट्री में मशीनरी को इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव यहाँ आपको बता रहे हैं कि प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द इन्वेंट्रीज, provide a primary issue in accounting for inventories is the amount of cost to be recorded, formulate the method of computation of cost of inventory and stock, determine the value of closing stock at which it is to be shown in balance sheet till it is not sold and recognized as revenue। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव के अंदर हमने कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को कैसे कैलकुलेट करना है ये मेथड्स हमने बताने हैं, ठीक है। हमने हमारे पास अगर क्लोजिंग एंट्री स्टॉक है तो उसकी वैल्यू कैसे हमने डिटरमिन करनी है, ये सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। ओके, उसके अलावा रिलेटेड स्टैंडर्ड जो इन्वेंट्री के साथ हैं वो यहाँ आपसे वो डिस्कस कर रहे हैं कि IAS 11, IAS 32, IAS 39 और IAS 41, इसमें से कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर एप्लीकेबल नहीं है, जो कि हम प्रीवियस स्लाइड्स में आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब क्यों नहीं ये फॉलो कर रहे, अप्लाई क्यों नहीं हो रही ये स्टैंडर्ड्स, उसकी रीजंस उसने यहाँ कुछ लिखी हुई हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ उसकी डिस्क्रिप्शन भी उसने दे दी है, तो ये आपने थोड़ा सा गो थ्रू करना है। देन इज डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। अब कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में इंक्लूड क्या क्या चीज़ें होंगी, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और अदर कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्रीज टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में ये कॉस्ट जो होंगी जो मेंशन्ड है आपकी स्लाइड पे, इनको भी हम इंक्लूड करेंगे। ओके, सबसे पहले वो बता रहे हैं कॉस्ट ऑफ परचेज। तो कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ इन्वेंट्री कंप्राइजेस द परचेज प्राइस, import duties and other taxes, transport, handling and other costs directly attributable to the acquisition of finished good material and services। तो cost of purchase क्या है कि आपके पास acquisition जो है फिनिश गुड की, मटेरियल की और सर्विसेज की, इसके ऊपर जितनी कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट ऑफ परचेज कहलाएगी। और इसके साथ साथ यहाँ बता रहे हैं कि जी ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट्स एंड अदर सिमिलर आइटम्स आर डिडक्टेड इन डिटरमिनिंग द कॉस्ट ऑफ परचेज। तो जब आपने कॉस्ट ऑफ परचेज पर्टिकुलरली कैलकुलेट करनी है तो ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट्स और इसी तरह के दूसरे जो सिमिलर आइटम्स हैं उन सबको आपको डिडक्ट करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ परचेज में से। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, इट कंसिस्ट ऑफ द कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू द यूनिट। अब यूनिट्स कौन कौन से, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को भी आपने देखना होगा
A systematic allocation of fixed and variable production overhead that are incurred in converting material into finished good. जब हम रॉ मटेरियल लेते हैं तो उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं, उस प्रोसेसिंग से जब वो कन्वर्ट होता है फिनिश गुड में, तो ये सारी कॉस्ट जो है वो आपने यहाँ डिटरमिन करनी होती है। अदर कॉस्ट यहाँ वो बता रहे हैं आपको कि अदर कॉस्ट आर रिकग्नाइज्ड ओनली इफ इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्रीज टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन नेवर इंक्लूड द फॉलोइंग। अब जब अदर कॉस्ट की बात आएगी तो आपने रिकग्नाइज करना है कि इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन या कंडीशन में लेके आने तक कितनी दूसरी कॉस्ट आपको पड़ी है। अब इसमें आपने अब नॉर्मल कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एंड सेलिंग कॉस्ट इनको इंक्लूड नहीं करना जब हम अदर कॉस्ट की बात करेंगे। अच्छा, मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। दोनों में से जो भी मेथड होगा उसकी बेस के ऊपर आपने इन्वेंट्री को वैल्यू करना होगा। नेट रियलाइजेबल वैल्यू सबसे पहले वो डिस्कस कर रहे हैं कि इज ऑफ कोर्स द प्राइस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिसीव फॉर इट्स इन्वेंट्री फ्रॉम द मार्केट। रियलाइजेबल वैल्यू क्या है कि वो प्राइस जो कि ऑर्गेनाइजेशन रिसीव कर रही है मार्केट से इस इन्वेंट्री के लिए। हाउएवर गेटिंग दिस इन्वेंट्री टू मार्केट में इन्वॉल्व एडिशनल एक्सपेंस हो सकता है, एफर्ट इन रीपैकेजिंग हो सकती है, एडवर्टाइजिंग, डिलीवरी, रिपेयरिंग ऑफ डैमेज इन्वेंट्री, ये सारी इंक्लूड हो सकती हैं जब हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है फाइंड आउट करेंगे इन्वेंट्री के लिए। अच्छा जी, यहाँ एक पॉइंट उसने बताया फेयर वैल्यू का, तो फेयर वैल्यू क्या है? इज द अमाउंट फॉर विच एन एसेट कुड बी एक्सचेंज और अ लायबिलिटी सेटल्ड बिटवीन नॉलेजेबल विलिंग पार्टी इन एन आर्म्स लेंथ ट्रांसैक्शन। तो फेयर वैल्यू बेसिकली क्या है कि जो मार्केट में उस वक्त प्रिवेल कर रही होगी उस एसेट की, दूसरे लफ्जों में फेयर वैल्यू को मार्केट वैल्यू भी बोलते हैं। कॉस्ट नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री कॉस्ट, अब वो कौन कौन सी है पहले भी उसने डिस्कस किया। मजीद इसमें जो इंक्लूड वो कर रहे हैं वो बोरिंग कॉस्ट भी है, ठीक है, विद सम एक्सेप्शन। तो कुछ एक्सेप्शंस के बाद आप बोरिंग कॉस्ट को भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते इन्वेंट्री कॉस्ट की कैलकुलेशन में। अच्छा जी, मेथड हमारे पास जो इन्वेंट्री को कैलकुलेट करने की है वो फाइफो लाइफो वेटेड एवरेज कॉस्ट है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड भी होता है, वो आगे चल के स्लाइड्स में मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, उनके प्रॉपर न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो फाइफो लाइफो और वेटेड एवरेज के बारे में हम मजीद आगे जाके भी पढ़ेंगे और इनके न्यूमेरिकल जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो यहाँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब है, आपको एक कंसेप्ट देती जाऊँ कि जो चीज़ आप पहले परचेज करेंगे आपकी कोशिश होगी कि सबसे पहले उसी को हम सेल आउट करें। तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का एक रूल है, प्रिंसिपल है, ठीक है। अच्छा, लास्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट क्या है? इसका ये कॉन्सेप्ट है कि जो चीज आपने लास्ट में परचेज की, मतलब लास्ट में जो आपने इन्वेंट्री या रॉ मटेरियल परचेज किया उसको सबसे पहले आपको सेल आउट करना होगा। तो ये लास्ट इन फर्स्ट आउट का ये रूल है। देन है वेटेड एवरेज कॉस्ट। अब वेटेड एवरेज कॉस्ट में क्या, आपकी जो टोटल परचेजिंग है या आपका जो टोटल स्टॉक है उसका आप एवरेज ले लेते हो। उस एवरेज की बेस के ऊपर आप फिर क्या करते हैं जी, प्राइसिंग या कॉस्टिंग करते हैं और उसी पर फिर कैलकुलेशन करके आप बताते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स हैं, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, आगे चल के हम इसको स्टडी करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फार्मूला, अगर हमने सीजीएस को कैलकुलेट करना हो तो ये कंपोनेंट्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए, तो फिर आप इस फार्मूले की मदद से सीजीएस को कैलकुलेट कर सकते हैं। और याद रखिएगा सीजीएस जो है ये हमारा इनकम स्टेटमेंट का कंपोनेंट है और जब तक हम ये सीजीएस कैलकुलेट नहीं करेंगे हम इनकम स्टेटमेंट में सीजीएस को शो ही नहीं कर पाएंगे। ओके, उसके बाद यहाँ कि आपको एक स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दिखा रहा है जिसको दूसरे लफ्जों में हम क्या कहते हैं जी, इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। तो इसमें भी आपको नजर आ रहा होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखी है और उसने कैलकुलेटेड फॉर्म में बताई हुई है और आगे नोट्स उसने लगाए हुए हैं। तो ये जो नोट्स हैं ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इन नंबर्स पे जाके कंप्लीट डिस्कशन होगी कि सीजीएस कितना था, वर्किंग प्रोसेस में कितनी इन्वेंट्री थी, रॉ मटेरियल कितना था, फिर फिनिश गुड कितनी बनी, तो ये सारी कंप्लीट डिटेल जो है वो नोट्स में पड़ी होगी। तो ये आपको थोड़ा सा एक दिखाना था सैंपल कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ही सीजीएस को हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, क्लास ये कंप्लीट बता रहा है आपको इनकम स्टेटमेंट के बारे में। ओके, उसके बाद है जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपके सामने करंट एसेट में इन्वेंट्री लिखा हुआ है, नजर आ रहा होगा आप लोगों को। तो आपकी जी कैलकुलेशन जो करना है इन्वेंट्री की, ये दो शीट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही होती है। एक तो इनकम स्टेटमेंट में आप सीजीएस की वैल्यू को कैलकुलेट करके लिखते हैं, दूसरा आप इन्वेंट्री जो बैलेंस शीट का आइटम है करंट एसेट का, वहां भी आप उसकी वैल्यू को मेंशन कर रहे होते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ आपकी जो है इन्वेंट्री, ये आपकी दो स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही होती है। अच्छा जी, डिस्क्लोजर्स क्या है जी? डिस्क्लोजर नीडेड फॉर अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाइड, इन्वेंट्री रिमेनिंग ऑन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन।
इन्वेंट्री कॉस्ट रिकग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस, वही बात जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि एक तो आपको इनको डिस्क्लोज भी करना है नोट्स के अंदर कि कितनी आपके पास रिमेनिंग है और कितनी कॉस्ट आपने रिकग्नाइज की है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और साथ साथ इन दोनों स्टेटमेंट की कंपोनेंट्स की अमाउंट भी जो है वो भी आप इसके थ्रू कैलकुलेट करते हैं। अच्छा जी, बैलेंस शीट रिलेटेड डिस्क्लोजर क्या है? इसमें आपको कैरिंग अमाउंट इन ईच कैटेगरी ऑफ इन्वेंट्री मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड, प्रोडक्शन सप्लाईज, मर्चेंडाइज एंड इन टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ एनी इन्वेंट्री मेजर एट वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री प्लस्ड एज कोलेटरल फॉर लायबिलिटीज। तो ये सारी चीजें आपने डिस्क्लोज करनी होगी कि आपने कहीं इन्वेंट्री प्लस के तौर पे तो नहीं रखवाई हुई कि आप कोलेटरल एज अ सिक्योरिटी के तौर पर रखवाएं और किसी से लोन ले लें, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने डिस्क्लोज करनी होगी। इनकम स्टेटमेंट रिलेटेड डिस्क्लोजर्स के अंदर आप इन्वेंट्री को कैसे देखेंगे? अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री रिकग्नाइज एज एन एक्सपेंस, यूजुअली कॉस्ट ऑफ सेल और कॉस्ट ऑफ गुड, ठीक है। तो सीजीएस हम लिख रहे होते हैं या कॉस्ट ऑफ सेल लिख रहे होते हैं, तो ये इन्वेंट्री की अमाउंट को रिकग्नाइज करता है एज ए एक्सपेंस, जो कि हम इनकम स्टेटमेंट में शो करते हैं। देन अमाउंट ऑफ राइट डाउन है, देन अमाउंट ऑफ एनी राइट डाउन रिवर्सल्स हैं हमारे पास, सर्कमस्टेंसेस दैट रिजल्ट इन रिवर्सल्स, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करनी होंगी अगर ये आपकी इंक्लूड है। अगर आपकी इंक्लूड नहीं है, आपका बिजनेस इन सारी चीजों को लेके नहीं चलता कि जहाँ राइट डाउन की जरूरत नहीं है, तो फिर सिंपल आप सीजीएस और कॉस्ट ऑफ सेल को ही मेंशन करेंगे। दोनों में से किसी एक को मेंशन करेंगे, और ये भी डिपेंड करेगा आपके नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर, क्योंकि कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग के हैं, कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो कि मर्चेंडाइजिंग के हैं, मतलब बनी बनाई चीज ली और उसको आगे सेल आउट कर दिया, तो वहाँ कॉस्ट ऑफ सेल आएगा। और अगर मैन्युफैक्चरिंग आपकी कंपनी है तो फिर सीजीएस की अमाउंट को हम मेंशन करेंगे। इन्वेंट्रीज एंड कॉस्ट ऑफ सेल, अब वही जो मैं आपसे पहले डिस्कस कर रही थी कि बेटा इनके न्यूमेरिकल जो है वो हमारे पास इस स्लाइड में है, तो वो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। या नेचर ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला भी मैंने आपको पहले बताया, ये एक दूसरा फार्मूला, इसको भी आप देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा। बिगनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस होगा तो गुड अवेलेबल फॉर सेल है, और इसी गुड अवेलेबल फॉर सेल में सिर्फ माइनस अगर आप एंडिंग इन्वेंट्री कर देंगे तो वो सीजीएस बन जाएगा। ठीक है जी। अब हमारे पास इन्वेंट्री कॉस्टिंग के 4 मेथड हैं, 3 तो पहले मेंशन हमने किए और चौथा स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन है। इसको भी मैं आपके साथ आगे चल के डिस्कस करती हूँ। कॉस्ट फ्लो एजम्पशंस क्या है कि कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जो कि कुछ हमारे मेथड्स के अंदर सेम रहेंगी, जैसे कि एंडिंग इन्वेंट्री इन यूनिट्स इज द सेम इन ऑल 3 मेथड्स, ठीक है। कॉस्ट डिफरेंट होती जाएगी लेकिन एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो तमाम मेथड में सेम होगी। इसी तरह कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल वो तमाम मेथड्स में सेम रहेगी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री ये चेंज होती जाएगी। और इन पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस लाइफ ऑफ गुड रिजल्ट इन द स्मॉलेस्ट रिपोर्टेड नेट इनकम को शो करेगा। अच्छा जी, इन्वेंट्री कॉस्टिंग इलस्ट्रेशन, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया जाएगा, देख रहे होंगे आप लोग। अब इसमें कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल, इसके बारे में बताया कि अगस्त 1 को आपकी बिगनिंग इन्वेंट्री जो थी वो 10 यूनिट्स पड़े हुए थे, और हर यूनिट की जो अमाउंट थी या जो प्राइस थी या कॉस्ट थी वो 91 थी, तो आपके पास टोटल अमाउंट कितनी आई? 910। इसी तरह अगस्त 3 में आपने कुछ परचेजिंग की थी, ठीक है, 15 यूनिट की, और हर यूनिट की जो प्राइस थी या कॉस्ट थी वो 106 थी। इस तरह आपके पास $1,590 जो है वो आए। फिर आपने 17 को भी परचेज किया, 28 को भी परचेज किया, उसके बाद रिटेल सेल ऑफ गुड्स भी वो आपको दे रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन भी, जिसमें आपने कब कब चीजों को सेल आउट किया है, ठीक है। तो 14 अगस्त को आपने एक सेलिंग की 20 यूनिट्स की, और हर यूनिट की जो कॉस्टिंग आपने की वो 130 थी। इस तरह 2600 जो है वो आपने सेल आउट किए यूनिट्स की अमाउंट। इसी तरह 31 को भी आपने सेल किया, और इस दफा आपके यूनिट्स 23 यूनिट्स थे और हर यूनिट की प्राइस 150 थी। तो ये अभी तक सिर्फ क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है क्लास। अब वन बाय वन हमने मेथड्स को देखना है और उनमें कैलकुलेट करते जाना है। अब ये आपके सामने एक फॉर्मेट आ रहा होगा, डेट, परचेजेस, सीजीएस और इन्वेंट्री बैलेंस। याद रखिएगा कि सेकंड लास्ट और लास्ट कॉलम जो है ये हमारी दो स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे होंगे। सीजीएस हम इनकम स्टेटमेंट में पुट करेंगे, इन्वेंट्री बैलेंस हम बैलेंस शीट में पुट करेंगे करंट एसेट्स के अंदर, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया अगस्त 1, 10 यूनिट्स थे,
पर यूनिट की प्राइस या कॉस्ट 91 थी, 910 आया तो इन्वेंट्री बैलेंस 910 आ गया। इसी तरह अगस्त 3 को आपने 15 यूनिट्स परचेज किए, 106 कॉस्टिंग थी और प्राइस थी इसकी 1590, तो आपने 910 के अंदर ये 1590 को ऐड कर देना है, तो आपकी इन्वेंट्री बैलेंस आ गया 2500। अब साथ ही वो आपको बता रहे हैं कि the above purchases were made in August. On August 14, a company sold 8 bike originally costing $91 and 12 bike originally costing 106। ये आपको इन्फॉर्मेशन साथ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ ये आपको बता रहा है कि क्योंकि स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड है, इसमें आप खुद हाईलाइट करके बताते हैं कि कितने यूनिट्स में से आप कितने यूनिट सेल आउट करेंगे और कितने बकिया रह जाएंगे। अब यहाँ वो आपको बता रहा है कि CGS फॉर दी 20 बाइक सोल्ड ऑन दी अगस्त 14 इज $2000। अब इसने बताया कि जो आपने परचेजिंग की हुई थी पहले अगस्त 1 की, उस 10 यूनिट्स में से 8 आपने खुद से चूज किए यूनिट्स, ठीक है, बाइक्स के, और उनकी प्राइसिंग क्या थी, कॉस्टिंग कितनी थी 91, तो 728 की आपने सेल आउट किए 8 बाइक्स। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारी थी 3 अगस्त की, उसमें से 15 यूनिट्स थे, 15 में से 12 यूनिट आपने खुद चूज किए क्योंकि स्पेसिफाई आपने किया खुद, और उनकी प्राइस जो थी वो 106 थी, और इस तरह आपकी जो अमाउंट आई वो 1272 आई। तो रिमेनिंग जो हमारी बाइक्स बची वो 5 बाइक्स बची। फर्स्ट अगस्त में से 10 में से 2 यूनिट्स बच गए, और 3 अगस्त में से 15 में से 3 यूनिट्स बच गए। अब वही कैलकुलेशन आपने की, क्योंकि CGS के कॉलम में आपने इसको रिकॉर्ड करना था, आपने रिकॉर्डिंग की, और अब आपके पास इन्वेंट्री बैलेंस जो था वो 500 आया। 500 क्यों आया? क्योंकि इन्वेंट्री बैलेंस में से आप माइनस करते जाएंगे CGS की अमाउंट को। फिर 17 और 28 अगस्त को दोबारा से आपने परचेजिंग की, तो जब परचेजिंग करेंगे तो इन्वेंट्री बैलेंस में ऐड होती जाएंगी वो सारी चीजें, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास इंफॉर्मेशन थी कि आपने 31 अगस्त को 23 यूनिट्स जो है वो सेल आउट किए। अब आपके पास रिमेनिंग यूनिट्स भी पड़े हुए हैं और करंट यूनिट भी हैं, तो जो पिछली आपके पास यूनिट्स थे वो 2 यूनिट्स थे, 3 यूनिट्स थे। अब नए जो थे 17 अगस्त में से आपने 20 में से 15 स्पेसिफाई किए यूनिट्स, ठीक है, और बकिया आपको 3 यूनिट चूज करने थे, वो 28 अगस्त में से किए। 10 में से 3 आपने यूनिट्स चूज किए और उनकी कॉस्टिंग अलग बताई। अब उसी को हम पुट कर देंगे, और इसी तरह हमारी इन्वेंट्री बैलेंस जो है वो $1408 आ गया। और CGS की अमाउंट को जब हम इन पूरे कॉलम की अमाउंट को CGS के कॉलम की अमाउंट को ऐड करेंगे तो $2582 जो है वो CGS की अमाउंट आई, ठीक है जी। अब क्योंकि स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन था, इसमें वो स्पेसिफिकली आपको बताएगा कि कौन से यूनिट्स आपने यूज करने हैं, किन को आपने सेल आउट करना है, कौन से आपने आइटम्स जो है वो सेल आउट नहीं करने। अच्छा, देन है जी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये पहले मैं बता चुकी हूँ, जो चीज पहले आप सेल आउट करेंगे उसको परचेज करेंगे उसी को आपको सेल आउट करना होगा। अब यहाँ जो पहली परचेजिंग हुई थी वो हमारे पास 10 यूनिट्स की है, और सेकंड परचेजिंग जो हुई थी वो 15 की थी, ठीक है। आप इसी तरह क्योंकि 14 अगस्त को आपने सेल आउट करने हैं यूनिट्स, कितने यूनिट्स करने हैं, 20 यूनिट्स। तो आप क्या करेंगे, अगस्त 1 में से 10 लेंगे यूनिट्स, 3 अगस्त में से 15 में से 10 लेंगे, उनकी कॉस्टिंग सेम रहेगी जो मेंशन है। इसी तरह फिर 17 और 28 की वही परचेजिंग आप दोबारा से पुट करेंगे, और 31 अगस्त को आपने क्या करना है जी, दोबारा से 23 यूनिट्स आप लोगों ने क्या किए, सेल आउट किए। तो यहाँ आपके पास जो रिमेनिंग पोर्शन बचता था 3 अगस्त में से आपके पास 5 यूनिट बचते थे, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो पहले जो परचेज किया होगा वही पहले आपको सेल आउट करना होगा। तो उसमें से हम 5 यूनिट्स लेंगे रिमेनिंग में से, और 17 अगस्त में से हम 18 यूनिट्स को पिक करेंगे, और इस तरह हमारा ये जो पूरी की पूरी कैलकुलेशन है वो आपके सामने आ रही है, ठीक है जी। अब इन्वेंट्री बैलेंस जो है वो आपका बैलेंस शीट में चला जाएगा, और जो CGS की अमाउंट है वो इनकम स्टेटमेंट में चली जाएगी, और उसको टोटल अमाउंट उसने आपके सामने मेंशन की हुई है। देन है लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसके अंदर आपने जो लास्ट में परचेज किया है उसे सबसे पहले सेल आउट करना होगा। तो आपके सामने अब जो लास्ट में परचेज किया था वो था 3 अगस्त को 15 यूनिट्स, तो सबसे पहले उसी को सेल आउट करना होगा, नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। और जो रिमेनिंग होंगे वो हम 1 अगस्त में से चूज कर लेंगे। इसी तरह फिर परचेजिंग होगी और फिर सेलिंग होगी 31 अगस्त को, और वही प्रोसीजर होगा। लास्ट में हमने क्या परचेज किया जी, 28 अगस्त को यूनिट्स, तो वो पहले आपने निकालने हैं। उसके बाद जो बाकिया यूनिट्स बच के वो 17 अगस्त में से आप यूनिट्स लेंगे, और इस तरह आपका ये सारा मैकेनिज्म जो है वो चलता जाएगा। और अब आपके सामने यही है कि बैलेंस शीट के आइटम्स वो रिकॉर्ड करेंगे और फिर इनकम स्टेटमेंट के। देन है जी हमारे पास वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज में मैंने आपको पहले बताया कि यूनिट्स को भी और इसके साथ साथ इन्वेंट्री बैलेंस को आप क्या करेंगे, उनकी एवरेज ले लेंगे,
ठीक है। अब यूनिट्स हमारे पास 25 हैं पहले में और इन्वेंट्री बैलेंस है 25, तो डिवाइड कर देंगे तो 100 हमारे पास वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमने 14 अगस्त को 20 यूनिट्स सेल आउट करने हैं, तो हम कोई से भी 20 यूनिट्स ले लेंगे। टोटल हमारे पास 25 हैं, 25 में से 20 यूनिट्स ले लेंगे, लेकिन इन तमाम यूनिट्स की जो कॉस्टिंग होगी वो $100 होगी। ठीक है जी। और इसी तरह आपने कैलकुलेशन करनी होगी। फिर आपने परचेजिंग करनी है। परचेजिंग आपके पास 17 और 28 की है। अब आप जब यूनिट्स को कैलकुलेट करेंगे तो प्रीवियस 5 पड़े थे, नेक्स्ट 20 यूनिट्स परचेज किए, फिर 10 यूनिट्स परचेज किए, तो अब आपका जो एवरेज आएगा वो किस तरह आपने कैलकुलेट करना है, टोटल इन्वेंट्री बैलेंस परचेजिंग तक, उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ। तो $114 जो है ये आपकी कॉस्टिंग होगी अब जब आप 31 अगस्त को सेलिंग करेंगे 23 यूनिट्स की। तो इस तरह बेटा ये आपका वेटेड एवरेज जो है ये कंप्लीट होता है। और इसके भी इन्वेंट्री बैलेंस में आपने बैलेंस शीट में रखनी है अमाउंट, और इनकम स्टेटमेंट में आपने सीजीएस को पुट करना होगा। अब यहाँ एक स्नैपशॉट आपको बता रहे हैं इन तीनों जो हमने मेथड अप्लाई किए, बल्कि चारों मेथड जो हमने अप्लाई किए हैं, इन चारों मेथड में सीजीएस को हाईलाइट करके बता रहा है और बैलेंस शीट इन्वेंट्री को हाईलाइट कर रहा है। तो सीजीएस आपको नजर आ रहा होगा स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन में सबसे नॉर्मल रेंज में जा रहा है, उसके बाद फाइफो में है, देन फिर हमारे पास लाइफो में है, और फिर वेटेड एवरेज में है। अब आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा कि सबसे ज्यादा सीजीएस की अमाउंट कहाँ आ रही है, सबसे ज्यादा सीजीएस की अमाउंट लाइफो में आ रही है। और अगर हम बैलेंस शीट इन्वेंट्री की तरफ देखें तो आपके सामने सबसे ज्यादा बैलेंस कहाँ शो हो रहा होगा, आपको नजर आ रहा होगा सबसे ज्यादा बैलेंस जो है वो हमें फाइफो में शो हो रहा है। तो बैलेंस शीट इन्वेंट्री और सीजीएस की अमाउंट्स जो हैं ये मेथड के साथ साथ डिफर करती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। तो क्लास ये कुछ क्वेश्चंस भी आपने साथ ही करने, इनकी प्रैक्टिस आपने साथ साथ करनी है ताकि आपके लिए कोई मसला ना हो, और जहाँ कोई क्यूरी हो वो आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे जो हमारा प्रिस्क्राइब स्लॉटेड टाइम होगा क्लास का। अच्छा, एडवांटेजेस भी ये यहाँ आपको बता रहे हैं कि वेटेड एवरेज की एडवांटेजेस क्या है, वो ये है कि प्राइस चेंज जो है वो बड़ी आराम से हो सकती है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या है जी, एंडिंग इन्वेंट्री अप्रोक्सीमेट आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट के साथ। लास्ट इन फर्स्ट आउट में क्या है जी, बेटर मैचेस करंट कॉस्ट इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विद रेवेन्यूज। ठीक है, बेहतर तरीके से आप इसको मैच कर सकते हैं। ओके जी, क्लास यहीं तक का हमारा आज का ये लेक्चर था। इसको आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा, देखिएगा, अगर इसमें कोई डिफिकल्टी हो तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरा सिम नंबर आपके पास है, तो कॉल वगैरह करनी है आपने तो बेटा पहले मैसेज लाजमी कीजिएगा, और व्हाट्सएप में आप भी मैसेजेस करके कॉल मुझे कर सकती हैं। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा आपसे मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।